हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। आज रविवार 17 मार्च करते हैं देश विदेश की खबरों की तरफ रुख बने रहे हमारे साथ। देखिए फटाफट देश भर में क्या हुआ। देश भर में लोकसभा चुनाव का इंतजार खत्म, आज जारी होगा शेड्यूल। यहां देखें ताजा अपडेट। देश भर में इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दलों की निगाहें भारतीय चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं कि कब लोकसभा चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के लिए चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च कॉन्फ्रेंस किया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे शुरू हुआ। इसे इलेक्शन कमीशन इंडिया (ECI) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। बता दें कि एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के लिए चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे शुरू हुई। इसे इलेक्शन कमीशन इंडिया (ECI) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार ने 15 मार्च को नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। आयोग के अधिकारियों ने शुक्रवार को चुनाव शेड्यूल जारी करने को लेकर बैठक बुलाई थी। शनिवार को 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी करने का फैसला भी लिया गया था। 85 की उम्र पार कर चुके मतदाता 40% से ज्यादा दिव्यांग कर सकेंगे घर से वोट। क्या करना होगा? जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन 2024 के चुनाव में पहली बार 85 से अधिक उम्र और 40% से अधिक विकलांगता वाले वोटरों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 साल से ज़्यादा उम्र के मतदाता हैं उन सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये कहेंगे कि वो बूथ पर नहीं आएंगे तो हम उनके घर वोट लेने जाएंगे। घर से वोट डालने के इच्छुक ऐसे मतदाताओं को एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर से ही मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 16 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को आखिरी चरण की। 4 जून को नतीजे आएंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग और 40% से ज़्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्ति घर से ही अपना वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक देश भर में 85 वर्ष से अधिक के कुल 82 लाख मतदाता हैं। 100 साल से ज़्यादा उम्र के 2.18 लाख मतदाता हैं और दिव्यांगजनों की संख्या 88.4 लाख है। सक्षम ऐप से मिलेगी सुविधा। आयोग के मुताबिक घर से वोट डालने के इच्छुक ऐसे मतदाताओं को एक फॉर्म भरना होगा। हाँ, इसके लिए एक ऐप का उपयोग किया जा सकता है। फॉर्म भरकर जमा करवाने के बाद बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए यह सुविधा प्रदान के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह देखा गया है कि बुजुर्ग मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान करना अधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों की सहायता के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।
भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक सभी मतदान केंद्रों पर पीने के पानी, टॉयलेट, साइनेज, दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर, रैंप, सहायता केंद्र, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, पर्याप्त बिजली और शेड की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग ने इस बार जो सुविधा बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए की है वह बेहद अलग है। उन्होंने सभी 10,48,000 मतदाता केंद्रों पर वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर का होना सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराए जाने की बात कही गई है। मुख्य चुनाव आयोग ने बताया कि सक्षम ऐप के जरिए दिव्यांगजन ये सभी सुविधाएं ले सकते हैं। व्हील चेयर का होगा इंतजाम। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि सभी पोलिंग स्टेशन पर सुनिश्चित किया जाए कि जब वहां कोई बुजुर्ग या दिव्यांग पहुंचे तो वहां पर वॉलंटियर मौजूद हो और पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की मौजूदगी भी सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होंगे। भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार को ये घोषणा की है। मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि देश भर के सभी 10,48,000 मतदान केंद्रों पर सभी बेसिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पीएम मोदी का स्पेशल मैसेज, बताया क्यों है वापसी का पूरा भरोसा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन आम चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उन्होंने कई ट्वीट किए। उन्होंने विपक्ष को दिशाहीन और मुद्दा विहीन बताया। इसी वजह से बीजेपी के वापसी का पूरा भरोसा जताया। जानिए पीएम मोदी ने और क्या कहा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का संदेश। अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर जनता जनार्दन के बीच जाएंगे पीएम मोदी ने विपक्ष को दिशाहीन और मुद्दा विहीन बताया। हम विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे, पीएम मोदी। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का शेड्यूल जारी हो चुका है। चुनाव तारीखों का ऐलान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास संदेश दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई मैसेज किए हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुशासन और जनसेवा अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। 10 साल पहले जब हमने देश की बागडोर संभाली, पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि 10 साल पहले जब हमने देश की बागडोर संभाली थी तब देश और देशवासी इंडी अलायंस के कुशासन से पीड़ित थे। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचा था जो घोटालों और पॉलिसी पैरालिसिस से अछूता रहा हो। देश निराशा के गर्त में था और दुनिया भी भारत पर भरोसा करना छोड़ चुकी थी। हमने उस परिस्थिति से देश को निकाला है और आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 140 करोड़ देशवासियों
की शक्ति और सामर्थ्य से हमारा देश आज हर दिन विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और करोड़ों भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। हमारी सरकार की योजनाएं देश के कोने कोने और समाज के हर तबके तक पहुंची हैं। हमने 100% देशवासियों तक पहुंचने के लिए काम किया है और परिणाम हमारे सामने हैं। आज हम विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा ना कोई दिशा। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि आज हम भारतीय से अनुभव कर रहा है कि एक ईमानदार, दृढ़ संकल्पित और मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार कितना कुछ कर सकती है। इसलिए हर देशवासी की हमारी सरकार से अपेक्षाएं भी बढ़ी हुई हैं। इसलिए आज भारत हर कोने से और समाज के हर वर्ग से एक स्वर सुनाई दे रहा है। अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है ना कोई दिशा, एक ही एजेंडा बचा है, हमें गाली देना और वोट बैंक की राजनीति करना। उनकी परिवारवादी मानसिकता और समाज को बांटने के षड्यंत्र अब जनता खारिज कर रही है। भ्रष्टाचार अपने ट्रैक रिकॉर्ड के कारण वो लोगों से आंखें नहीं मिला पा रहे। जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तीसरे कार्यकाल में बहुत सारे काम करने हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आगे उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि हम तीसरे कार्यकाल में हमें देश के लिए बहुत सारे काम करने हैं। हमारे बीते 10 साल उस गहरी खाई को भरने में बीते हैं जो दशकों तक शासन करने वालों ने बनाई थी। इन 10 वर्षों में देशवासियों में ये आत्मविश्वास आया है कि हमारा भारत भी समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है। हमारा अगला कार्यकाल इन संकल्पों की सिद्धि की राह प्रशस्त करेगा। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। सामाजिक न्याय के लिए हमारे प्रयास और बढ़ेंगे। हम तेजी से भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हमारे प्रयास और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत पर खास फोकस। पीएम मोदी आगे लिखा है कि मैं ये साफ तौर पर देख रहा हूं कि आने वाले 5 सालों में हमारे उस सामूहिक संकल्प का कालखंड होगा जिसमें हम भारत की अगले 1000 वर्ष की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करेंगे। ये समय भारत के सर्वांगीण विकास, समावेशी समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बनेगा। पीएम मोदी ने इसी के साथ लिखा है कि मुझे मेरे देशवासियों के विशेष रूप से गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के आशीर्वाद से असीम शक्ति मिलती है। जब मेरे देशवासी ये कहते हैं कि मैं हिंदू मोदी का परिवार, तो मुझे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक मेहनत करने का उत्साह मिलता है। हम विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे और ये लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। यही समय है, सही समय है। 7 फेज में वोटिंग, जानिए शेड्यूल। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे, जिसकी घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से शनिवार को कर दी गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 23 मई, पांचवा चरण 20 मई को और छठा चरण 25 मई, सातवां और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। वहीं मतगणना 4 जून को होगी। अब आपको बता दें कि किस तारीख को कहां वोटिंग। लोकसभा चुनाव के पूरे 7 चरण का हिसाब आप देख लीजिए। लोकसभा चुनाव की जो तारीख है वो भी हम आपको बता चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज चुनाव आयोगों ने तारीख
का ऐलान कर दिया है, जिसके अनुसार 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण के 7 चुनाव की शुरुआत होगी, जबकि 1 जून को 7वें चरण में चुनाव होगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में लगभग 97 करोड़ मतदाता होंगे। इसमें से 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता तो वहीं 47 करोड़ महिला मतदाता होंगी। पहली बार 1.8 करोड़ नए मतदाता इस चुनाव में वोट डालेंगे। देश के सबसे बड़े चुनावी महाकुंभ की तारीखों का ऐलान आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव का यह पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को, 7वां चरण 1 जून को होगा। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। फेज 1 में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। फेज 1 का नोटिफिकेशन 20 मार्च को जारी होगा। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च होगी। 28 मार्च को नामांकन पत्र की जांच होगी। 30 मार्च को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। पहले फेज में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे फेज में 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। दूसरे फेज के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी किया जाएगा। 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जा सके। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। 26 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी। दूसरे फेज में 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे फेज में 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। तीसरे फेज का जो नोटिफिकेशन है वो 12 अप्रैल को जारी होगा। 19 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। तीसरे फेज में 7 मई को वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। तीसरे चरण में 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे फेज में 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। चौथे फेज का नोटिफिकेशन है वो 18 अप्रैल को जारी होगा। 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। चौथे फेज में 13 मई को वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। चौथे फेज में 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें फेज में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि 5वें फेज का नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को जारी होगा। 3 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 4 मई को नामांकन पत्र की जांच होगी। 6 मई को नामांकन वापस लिया जा सकता है। 20 मई को वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। छठे फेज में 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। छठे फेज के लिए 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। 6 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच 7 मई को होगा। 9 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। छठे फेज की वोटिंग 25 मई को होगी। छठे चरण में 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर वोटिंग। 7वें और अंतिम चरण के लिए नोटिफिकेशन 7 मई को जारी किया जाएगा। 14 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मई को नामांकन वापस लिया जा सकता है। अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। अंतिम चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी।
पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया ऐलान, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव। अब खबर विस्तार से। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया ऐलान, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगने वाली आचार संहिता से पहले बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे का मुआवजा किसानों को देकर राहत पहुंचाने का काम करे। उन्होंने कहा कि शुक्रवार शाम तक सभी जिलों में गिरदावरी संबंधित रिपोर्ट आ जाएंगी, इसलिए नए मुख्यमंत्री 20 घंटे में सभी पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि वितरित करें, क्योंकि अगर इसमें देरी होती है तो चुनाव प्रक्रिया के चलते किसानों को 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने पूर्व गठबंधन सरकार की बड़ी विकास परियोजनाओं को भी गति के साथ पूरा कराने का आग्रह हरियाणा सरकार से किया है। शुक्रवार को दुष्यंत चौटाला यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने जेजेपी प्रदेश कार्यालय पर लोकसभा चुनाव को लेकर अंबाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा के जेजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उनकी राय जानी। वरिष्ठ जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी लोकसभा क्षेत्र अनुसार पार्टी कार्यकर्ताओं के मंथन कर रही है। उन्होंने कहा कि जेजेपी लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उतरेगी। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं में पहले जैसा जोश उत्साह है, इसलिए पहले से ज्यादा की ताकत के साथ जेजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने निरंतर अपना वोट बैंक मजबूत किया, इसलिए लोकसभा चुनाव में भी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों पर जेजेपी फोकस कर रही है और जेजेपी अपने कैडर की मजबूती पर बल देगी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा और प्रदेश के हित में हमने काम किया है। उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल से हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। एक सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लाभ हानि का फैसला जनता तय करती है, हम नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जेजेपी का गठन अन्य पार्टियों के फायदे के लिए नहीं हुआ है, बल्कि जनता की आवाज उठाने के लिए हुआ है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार में हमें अपनी जनता से जुड़े अपने अधिकतम चुनावी वादे पूरे किए हैं और भाजपा के साथ हुई अंतिम बैठक में भी हमने 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करने की मांग कर बुजुर्गों के सम्मान के लिए अपना फर्ज निभाया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में हित में बिना लालच काम करना उनकी प्राथमिकता है। दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन टूटने पर सवाल पर दोहराया कि जेजेपी ने बिना सीट लिए अपने प्रमुख चुनावी वादा बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये करने की बात भाजपा के समक्ष रखी थी। उसके बाद भाजपा ने जो फैसला लिया वो सबके सामने है। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि चौधरी देवीलाल के उसूलों से उन्होंने यह सीखा है कि राज आता जाता रहता है, लेकिन संघर्ष सदैव जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा से किसान का मेरे वर्ग की आवाज बुलंद करने वालों को लोकसभा भेजने पर जेजेपी का जोर रहेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम आना जाना देखने को मिलता रहता है, लेकिन कोई भी विधायक संगठन से ही बनता है, न कि विधायक से संगठन बनता है। इस दौरान जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव अशोक शेरवाल व जेजेपी एसएससी सेल के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर प्रीतम कोलेंखा ने कुरुक्षेत्र में बनने वाले संत गुरु रविदास मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने आनंद फानम में भूमि पूजन कर रही है। अशोक शेरवाल ने कहा कि 9 मार्च को ही रविदास समाज के लोगों ने मंदिर की भूमि का पूजन कर दिया था। अब सरकार द्वारा भूमि पूजन करना गलत है और इससे समाज के लोगों में रोष है। शेरवाल ने यह भी कहा कि दुष्यंत चौटाला बार बार प्रयास करने से ही इस मंदिर का निर्माण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर 2019 को दुष्यंत चौटाला ने समाज के लोगों को मंदिर के निर्माण की मांग को देखते हुए इसे जेजेपी के घोषणा पत्र में शामिल किया था। शेरवाल ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने बतौर उप मुख्यमंत्री अपने इस वादे को
पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर 2023 को गुरु रविदास ट्रस्ट कुरुक्षेत्र का गठन किया था और 5 एकड़ भूमि कुरुक्षेत्र में उमरी चौक के नजदीक मंदिर निर्माण के लिए रविदास समाज को दी गई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व गठबंधन सरकार के अंतिम बजट में भी मंदिर निर्माण का प्रावधान किया गया। शेरवाल ने कहा कि रविदास समाज की मांग पर दुष्यंत चौटाला के प्रयासों से देश में गुरु रविदास का भव्य मंदिर कुरुक्षेत्र में बन रहा है और इसके लिए हम सभी पूर्व डिप्टी सीएम के आभारी रहेंगे। इस दौरान जेजेपी नेताओं ने 9 मार्च को हुए मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम की तस्वीरें भी पत्रकारों को साझा की। इन 5 बैंकों के ग्राहकों के लिए बड़ा झटका सरकार करने जा रही है ये काम। जी हां, जानकारी के लिए बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी और यूको बैंक के साथ 5 बैंकों ने सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बचेगी। दरअसल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता मानदंडों के तहत केंद्र की सरकार ने इन बैंकों में हिस्सेदारी को कम करके 75% से नीचे लाने की योजना तैयार कर रही है। पब्लिक सेक्टर के कुल 12 बैंकों में पीएसबी में 31 मार्च 2000 तक सार्वजनिक शेयर आधारिता नियमों का पालन कर चुके हैं। वर्तमान में दिल्ली स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक की सरकार हिस्सेदारी 98.25% है। चेन्नई के इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार का हिस्सा 96%, यूको बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.8%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 86.46 है। सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए सार्वजनिक शेयर धारिता नियमों का अनुपालन जरूरी है। हालांकि नियामक ने सरकारी बैंकों को विशेष छूट प्रदान की है। उनके पास 25% सार्वजनिक शेयर धारिता के नियमों को पूरा करने के लिए अगस्त 2024 तक का वक्त है। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 3 और पीएसबी ने न्यूनतम 25% सार्वजनिक शेयर धारिता का अनुपालन पूरा कर लिया है। बाकी 5 सरकारी बैंकों में एमपीएस मानदंडों को पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयार की है। जोशी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बैंकों के पास हिस्सेदारी कम करने के लिए कई ऑप्शन हैं, जिनमें अनुवर्ती सार्वजनिक निगम या पात्र संस्थागत परियोजना शामिल है। उन्होंने कहा कि बाजार की स्थिति के आधार पर इनमें हर बैंक शेयर धारकों के सर्वोत्तम हित में फैसला करेगा। बिना कोई डेडलाइन बताए उन्होंने कहा कि इस अनिवार्यता को पूरा करने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। हरियाणा में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने 746 जॉब ऑफर लेटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करते हुए 7000 से अधिक उम्मीदवारों को एक क्लिक में जॉब ऑफर लेटर SMS के माध्यम से भेजे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि HKRN के विभिन्न प्रकार के लालच देकर लोगों का काम हो रहा है। यह सरासर गलत है। मुख्यमंत्री के साथ ही आम लोगों से यह आग्रह किया है कि HKRNL के सभी कार्य के लिए किसी भी तरह के प्रलोभन में न आए, क्योंकि निगम के तहत पूरी ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाकर ही युवाओं को अनुबंध के आधार पर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज जिन उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनमें लेवल 1 से लेवल 3 तक के पद शामिल हैं। इन पदों में विभिन्न अध्यापकों के 4216, चपरासियों के 650, सफाई कर्मचारियों के 787, चौकीदारों के 786, पटवारियों के 26, असिस्टेंट्स के 22, सहायक लाइनमैन के 24 पद सहित अन्य विभिन्न पद शामिल हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमित खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत विभिन्न विभागों से अनुबंध आधार पर रखे कर्मचारियों को ठेकेदारों को शोषण से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक ही छत के नीचे अनुबंध आधार पर कर्मचारी रखने की पहल करते हुए HKRN का गठन करवाया है। तब तक निगम के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका चयन ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से किया गया है।
आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए झटका, आज से नहीं मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि अब उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज कराने का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले का अधिकार हरियाणा राज्य के मेडिकल एसोसिएशन को दिया गया है। हरियाणा राज्य के मेडिकल एसोसिएशन ने एक पत्र जारी कर यह घोषणा की है कि अब से उनके राज्य में आयुष्मान कार्ड धारकों को इस योजना का सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हरियाणा राज्य के आयुष्मान कार्ड धारकों और चिरायु कार्ड धारकों के लिए अब इस योजना का काम नहीं किया जाएगा। हरियाणा आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अजय महाजन ने इस मामले में एक पत्र जारी कर इस फैसले की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है इस विवाद को सुलझाने के लिए। हरियाणा आईएमए के द्वारा जारी पत्र में लिखा गया कि पहले भी हमने अपनी समस्या लगातार सरकार को बताई है, लेकिन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद अब हमने यह निर्णय लिया है कि 16 मार्च की रात 12 बजे से हम आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड की सेवाएं बंद कर देंगे। इस मामले की पुनरावलोकनीयता के लिए 30 मार्च तक एसोसिएशन द्वारा निर्णय लिया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी। हमेशा से इस समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हैं और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार से निवेदन किया जाता है। आखिर में हरियाणा सरकार आईएमए के नेतृत्व में उठाए गए इस कदम से लोगों को अपने उपचार की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इस फैसले से गरीब और आवश्यकतामंद लोगों को बड़ी परेशानी हो सकती है। जेजेपी और भाजपा गठबंधन पर बोले देवेंद्र बबली, अभी थोड़े रुके हैं, बड़ी छलांग लगाएंगे। हरियाणा पूर्व विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पत्रकारों के साथ अपने निवास स्थान पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि 3 साल गठबंधन के दौरान भाजपा जजपा ने अच्छे के साथ मिलकर प्रदेश के हित में काम किया है, विकास के लिए पूरी कोशिश। बबली ने कहा कि वे टोहाना के विकास के लिए और कार्य करवाएंगे और किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। जनता के साथ ऊर्जा का संचार। उन्होंने विकास कार्यों में जनता का साथ मानकर विश्वास दिखाया और अगले चरण में भी जनता के हित में कार्य करेंगे। राजनीतिक का उद्देश्य, बबली ने कहा कि उनका राजनीतिक उद्देश्य सिर्फ सेवा है और वे नागरिकों के हित में निरंतर प्रयासरत रहेंगे। डॉक्टर अशोक तंवर के साथ समर्थन। उन्होंने भाजपा द्वारा सिरसा लोकसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाने के सवाल पर समर्थन जताया। कार्यकर्ताओं का साथ। बबली ने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और उनका समर्थन प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वह जनता के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेंगे और उनकी सेवा में निरंतर प्रयासरत रहेंगे। महिला पुलिस कर्मियों के लिए वरदान साबित हो रहा है, करनाल में स्थापित किया गया। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर द्वारा करनाल में बच्चों की देखभाल के लिए शुरू किए गए क्रेच बच्चों की देखभाल का केंद्र से महिला पुलिस कर्मियों में खुशी का माहौल है। हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू की गई इस ऐतिहासिक पहल के तहत प्रदेश भर में 34 ऐसे क्रेच खोले जाने की योजना है, ताकि कामकाजी महिला पुलिस कर्मियों के बच्चों को अच्छी देखभाल मिल सके और वे चिंता मुक्त होकर ड्यूटी पर जा सकें। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि महिला पुलिस कर्मियों के बच्चों का अच्छे से पालन पोषण हो सके, इसके लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा प्रदेश में अलग अलग जिलों में कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों से फीडबैक लेते हुए हर जिला की पुलिस लाइन में क्रेच खोले जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पहल को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हरियाणा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के 24 जिलों में क्रेच स्थापित किए जा चुके हैं और 10 अन्य जिलों में इनको स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि करनाल में शुरू किए गए क्रेच में
बच्चों को अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित हेल्पर तथा वर्कर तैनात की गई है ताकि बच्चों की अच्छे से देखभाल हो सके। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले बच्चों के संपूर्ण पोषण के लिए समुचित आहार का प्रबंध भी किया गया है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिए जाने की व्यवस्था करते हुए अलग अलग प्रकार के खेल उपकरण लगाए गए हैं ताकि बच्चे खेल खेल में अच्छी आदतों को सीख सकें। इन क्रेच की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बच्चों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं जिन्हें इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है। अभिभावक इन सीसीटीवी कैमरों का आउटपुट अपने मोबाइल पर देख सकते हैं जिसमें वे ड्यूटी के दौरान अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस द्वारा बच्चों को मानसिक व शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काउंसलर तथा मनोवैज्ञानिकों की भी नियुक्ति की जा रही है। क्रेच में अपने 2 साल के बेटे युवांश गिल को भेजने वाली कांस्टेबल सुनंदा ने हरियाणा पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि पुलिस लाइन में क्रेच खुलने से उन्हें काफी राहत मिली है और अब बेफिक्र होकर ड्यूटी पर जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि क्रेच का वातावरण न केवल सुरक्षित है बल्कि वहां पर बच्चों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी प्रकार का फीडबैक कांस्टेबल नवदीप ने दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी पढ़ाई 2.5 साल की बेटी का क्रेच में भेज रही हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर उनकी बेटी अच्छे से देखभाल हो रही है, वहां केयर टेकर अच्छे से ध्यान रखती हैं जिससे वे काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि अब वे परिवार और अपनी नौकरी में अच्छे से सामंजस्य स्थापित कर पा रही हैं। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर में की बढ़ोतरी। अब खबर विस्तार से। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 40% से 50% तक बढ़ी हुई दर 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता 2024 के माह वेतन में 2024 में मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जनवरी और फरवरी 2024 का माह ईयर मई 2024 में मिलेगा। प्रवक्ता ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने अपने पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को 1 अप्रैल तक महंगाई राहत देने के आदेश जारी किए हैं। इनको महंगाई राहत का भुगतान मार्च 2024 माह के वेतन के साथ अप्रैल 2024 में और जनवरी और फरवरी 2024 का एरियर मई 2024 में मिलेगा। हरियाणा का ये शहर द्वारिका एक्सप्रेसवे के नए सेक्टरों और पुरानी कॉलोनियों को सिटी बसों से करेगा कनेक्ट। द्वारिका एक्सप्रेसवे हर तरफ से जिले के वासियों में परिवहन को सुगम बनाने जा रहा है। जल्द ही इस पर बसें सेक्टरों और कॉलोनियों में सिटी बस दौड़ती दिखेंगी। द्वारिका एक्सप्रेसवे के नए गुरुग्राम का विकास हो रहा है। गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड ने एक्सप्रेसवे पर चलने वाली बसें तैयारी शुरू कर दी हैं। इस महीने के आखिर तक बस चलना शुरू हो सकती हैं। द्वारिका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के भीतर के हिस्से में होकर गुजरता है, इसलिए देश का पहला अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। यह 35 से ज़्यादा नए सेक्टर और 50 गांवों को सीधा जोड़ता है। पालम विहार, राजेंद्र पार्क, शंकर विहार, लक्ष्मण विहार के साथ लगती ऐसी बहुत सारी पुरानी कॉलोनियां हैं जो एक्सप्रेसवे के मुहाने पर बसी हैं। GMCBL ने सिटी फिलहाल सेक्टर 29 स्थित हुडा सिटी सेंटर, इफ्को चौक, MG रोड, मेट्रो स्टेशन से IMT मानेसर तक जाती है। मानेसर में ही पूरा न्यू गुरुग्राम बसा हुआ है। न्यू गुरुग्राम मानेसर से लेकर दिल्ली के लगते दौलताबाद, बसगेड़ा सेक्टर 99 से 115 बसें हैं। सार्वजनिक परिवहन के साधन मौजूद नहीं है। सिटी बस की व्यवस्था होने से न्यू गुड़गांव के लोग एक दूसरे से दूसरे स्थान तक जाने में सुविधा होगी। सेक्टर 80 से 115 तक एक्सप्रेसवे पर आते हैं। बसई, धनवापुर, धनकोट, दौलताबाद, बसगेड़ा गांव इसी पर बसे हुए हैं। GMCBL बस सेवा शुरू करने के लिए जल्द एक्सप्रेस पर रूटों का सर्वे होगा। IMT मानेसर से लेकर सेक्टरों को जोड़ते हुए रूटों पर सर्वे होगा।
इसके अलावा सोना से बजट, पालम विहार, राजेंद्र पार्क, राजीव हीरो होंडा चौक, सेक्टर 10 से इन स्थानों पर बसें चलाने की तैयारी भी JMCBL द्वारा की जा रही है। सर्वे के बाद विभाग की तरफ से भी ट्रायल किया जाएगा। हरियाणा के किसानों के लिए राहत, बरसात की संभावना में गिरावट, कृषि कार्यों को मिलेगी गति। किसान भाइयों को जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाओं को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बरसात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले यह खबर किसानों को काटने के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब वे अपने खेतों में काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मौजूदा समय में कटाई का काम भी शुरू हो चुका है, जिससे किसानों को और भी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने दी गई जानकारी के अनुसार हरियाणा में अगले कुछ दिनों तक बादलों की कोई संभावना नहीं है और खासकर 20 मार्च तक शुष्क मौसम की संभावना है। इस दौरान आंशिक बादलों की उम्मीद है, जो दिन के तापमान में हल्की नमी लाएंगे। रात्रि के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की भी आशंका है और इस दौरान हवाएं भी चलेंगी। फिलहाल सुबह और रात के समय ठंड का एहसास हो रहा है और दिन में धूप की गर्मी महसूस हो रही है। अब रातों में भी तापमान बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे रातें भी गर्म होने लगी हैं। आगामी दिनों में कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी और जल्द गर्मी ही आने वाली है। इस तरह हरियाणा के किसानों के लिए मौसम की खबर अच्छी है, जिससे वे अपनी कृषि कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित कर सकते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की अनियमित बारिश की चिंता नहीं होगी। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज। राज्य सरकार ने की DA में इतनी % की बढ़ोतरी। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी सरकार ने होली पर्व मौके पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA में 4% की बढ़ोतरी की है। इसके परिणाम स्वरूप अब कर्मचारियों को 50% DA मिलेगा, जो पहले 46% था। यह बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इस फैसले से हरियाणा के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। उन्हें अब अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी जीवन शैली में भी सुधार होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए DA का भुगतान मार्च 2024 के वेतन के साथ अप्रैल 2024 में किया जाएगा। जनवरी 2024 और फरवरी 2024 के महीनों के लिए बकाया भुगतान मई 2024 के महीने में किया जाएगा। इस नई बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है और उनके आर्थिक सुरक्षा में मदद मिलेगी। यह एक नया फैसला कर्मचारियों के मानसिक और आर्थिक विकास के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। साथ ही इससे सरकारी कर्मचारियों की समृद्धि में भी सकारात्मक परिणाम होगा। इस बढ़ते हुए DA के फायदे सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे जो समूचे राज्य के सेवानिवृत्त हैं। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए होली का तोहफा है, जिसमें उनकी खुशी और समृद्धि और भी बढ़ावा मिलेगा। इससे आर्थिक सहायता में वृद्धि होने से कर्मचारियों की समृद्धि में वृद्धि होगी, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। साथ ही यह नया फैसला सरकारी कर्मचारियों की मोटिवेशन को भी बढ़ावा देगा, जिससे उनकी प्रदर्शन क्षमता में भी सुधार होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को, अगर आपको खबरें अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक और शेयर हमें प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ाता है और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप अपने भाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। समय समय पर हम वो तमाम खबरें जो सरकारी नौकरियां हैं, कहां पर कौन सी नौकरी निकली हुई है, किसानों के लिए मौसम कैसा है, वो तमाम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।